मुझे उस बैठी की बहुत जरूरत थी। ये और चाय, अरे इसे तो पानी तक उबालना नहीं आता। मतलब तूने हमारे लिए चाय बनाई क्या दोस्त? अरे चल पागल है क्या, इतना भी प्यार नहीं है मुझे कि तुम्हारे लिए बेड टी बनाऊं। चाय पर ये चर्चा करते हुए मनोज जैसे ही पीछे मुड़ता है तो एक बार फिर लकड़ी की पुरानी कुर्सी से टकराकर उस पर गिर जाता है। हाय रब्बा, अरे चाय छोड़ो, पहले ये बताओ कि इसे बार बार बीच में कौन रखता है? कल रात ही मैंने इसे साइड किया था। तुम पहले ये बताओ कि चाय किसने बनाई थी? सबकी बातों को कुछ देर ध्यान से सुनने के बाद राधिका हैरानी से कुर्सी की तरफ देखने लगती है। भूत दीदी। राधिका की बात सुन आपस में झगड़ रहे सारे दोस्त शांत हो जाते हैं। क्या बोला अभी तूने? अरे पर अब वो यहाँ कैसे हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती? हमने यहाँ आना छोड़ा था, पर उन्होंने तो घर नहीं छोड़ा ना। और याद करो, ऐसे बेड के पास कप रखना और कुर्सी को कमरे के बीच में रखना, ये सब वही तो करती थी। ये तुम दोनों किसकी बात कर रहे हो? अरे जो भी हो, कुछ अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता। अब देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो सालों से इस घर में रहने वाली भूत दीदी है। वो बचपन से ही हमारे यहाँ आने पर एक बड़ी बहन की तरह हम दोनों का ख्याल रखती हैं। ओए, पगला गया है क्या? शिल्पा, मुझे यहाँ नहीं रहना, तू भी मेरे साथ ही चल। ये दोनों तो पागल हो गए हैं। जहां मनोज डर से वापस जाने की बात कर रहा होता है, वहीं शिल्पा अपने फोन में बिजी होती है। क्या तुम्हें यहाँ की सिचुएशन समझ में नहीं आ रही जो फोन में लगी हो? जिसे जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ। मनोज हड़बड़ाहट में अपने कमरे की तरफ जाता है, जिसके साथ राधिका और मोहन भी उसे रोकने के लिए पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन शिल्पा, वो तो अभी भी फोन में लगी रहती है। कुछ देर बाद जब वो तीनों दोबारा हॉल में वापस आते हैं तो शिल्पा को सबके पैक्ड बैग्स के साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या है शिल्पा? यहाँ हम इसे समझा रहे हैं और तुम हमारे बैग्स भी पैक कर कर लेकर आई। अरे आखिर में फोन से बाहर निकलकर कुछ किया तो सही इसने। दोस्तों देखो, कल से हम यहाँ हैं। भूत दीदी ने कुछ किया नहीं ना? फिर डर क्यों रहे हो? 4 दिन और रुकोगे तो पता चलेगा कि क्या होगा। मतलब? इस पर शिल्पा उन तीनों को फार्म हाउस से बाहर लाकर फोन में पुरानी न्यूज का आर्टिकल दिखाती है। सालों पहले यहाँ रह रही औरत ने अपने दोनों बच्चों को सुबह सुबह दूध में जहर पिलाकर मार दिया और फिर हॉल में उस कुर्सी पर खड़े होकर खुद भी फांसी लगा ली थी। तुम्हारी बातों से मुझे इस केस की याद आ गई। गूगल किया तो पता चला कि ये वही फार्म हाउस है। अभी भी यहाँ रहना चाहते हो, जिससे कुछ दिनों में वो सबको थोड़ा थोड़ा जहर देकर मार दे? अरे पर ये दोनों तो बचपन से यहाँ आ रहे हैं, फिर इन्हें अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? वो तो पापा बताते हैं कि हम आते थे। हाँ, और मुझे भी एक बार का ही याद है। वाह, और कहानियां तो ऐसे सुना रहे थे जैसे सदियों से यहीं रहते हो। तीनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक फार्म हाउस में से एक आवाज सुनाई देती है। मैं यहाँ किसी को जिंदा नहीं रहने दूंगी, किसी को नहीं। बस ये सुनने की देर ही होती है कि चारों डर से कांपते हुए तुरंत कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। मारो इसे और मारो इसे, ये इसी लायक है। अरे मारेगा यार। सरपंच जी, कालिया को चोरी करते हुए हम सब ने रंगे हाथ पकड़ा है। अब इसे गांव से बाहर निकाल देने में ही हम सबकी भलाई है। तो देर किस बात की है? अभी इसे धक्के मार के इस गांव के बाहर का रास्ता दिखा दो। अरे सरपंच, ऐसा मत करिए, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगा। लेकिन गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे मार मार के गांव की सीमा के बाहर निकाल देते हैं।
मेरे कमर दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है। कम वक्तों ने जम के धुलाई की है मेरी। अरे भगवान करे इनके गांव में भूचाल आ जाए, धरती फट जाए और सब गांव वाले उसमें समा जाए। चलते चलते कालिया जंगल में पहुंच जाता है। उसे वहां एक प्रयोगशाला दिखाई देती है। अरे इस जंगल में ये अजीब सा दिखने वाला घर किसने बनाया है? चल कर देखना पड़ेगा। कालिया प्रयोगशाला के पास चला जाता है। दो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बातें कर रहे होते हैं। बधाई हो डॉक्टर चमन, आखिरकार हम दोनों ने मिलकर एक ऐसी घड़ी का आविष्कार कर लिया है जिसे पहनकर कोई भी इंसान गायब हो सकता है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर जर्माटो। अब कल सुबह ही हम इस जंगल से निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज रात के खाने का बंदोबस्त करते हैं। हाँ हाँ, मुझे तो बड़ी जोरों से भूख लगी है, चलो चलते हैं। दोनों वैज्ञानिक वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही कालिया प्रयोगशाला में दाखिल होता है। अच्छा तो ये बात है। कालिया बड़े से कांच के अंदर रखी घड़ी को बाहर निकाल लेता है और अपनी कलाई पर बांध लेता है। फिर घड़ी में लगा बटन दबा देता है। कालिया को एक जोरदार झटका लगता है। कालिया अपने आप को आईने में देखता है तो उसका पूरा शरीर पूरी तरह से गायब हो चुका होता है। अब तो जो चाहे वो कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा। गांव वालों, मैं आ रहा हूँ। कालिया गांव की ओर चल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद दोनों वैज्ञानिक वहां आते हैं। अरे ये क्या, लगता है कोई हमारी घड़ी चुरा कर ले गया है। ये देखो पैरों के निशान। अब क्या होगा? अगर वो घड़ी किसी गलत हाथों में पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, हमारी घड़ी में जो बैटरी लगी है ना, वो सिर्फ 24 घंटे चलेगी। उसके बाद वो घड़ी काम करना बंद कर देगी। उधर दूसरी तरफ गांव में सरपंच अपने घर में सो रहा होता है। तभी एक आहट से उसकी नींद खुल जाती है। अरे कौन है? कौन है वहाँ? बड़े मजे से सो रहा है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कालिया पास में पड़ा डंडा उठाकर सरपंच की पिटाई शुरू कर देता है। ये ले, ये और ये ले, इसी लायक है, ले। आप मर गए। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे अरे कोई बचाओ मुझे, मेरे घर में भूत आ गया है। सही कहा, मैं भूत ही तो हूँ, ये ले। अरे भूत जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दीजिए, आपको क्या चाहिए? तेरे घर में जितना भी पैसा है ना, मुझे ला कर दे दे, तब मैं तुझे छोड़ दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। सरपंच अपनी तिजोरी से पैसे निकालकर एक बड़े कपड़े में बांधकर जमीन पर रख देता है और कालिया वो सारा पैसा लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जमींदार गांव के चौराहे पर खड़ा कुछ लोगों से बात कर रहा होता है। इस कमीने जमींदार ने भी मुझे बहुत पीटा था, इससे भी बदला लेना तो बनता है। हाँ? जमींदार अचानक अपने आप को चांटे मारने लगता है। अरे भाई ये क्या हो रहा है? जमींदार साहब अब ठीक तो है ना? अरे मुझे नहीं पता भाई। अरे मर गए रे, ये तो पक्का किसी भूत प्रेत का काम है। जमींदार के अंदर कोई भूत आ गया है। इससे पहले कि ये हमारे अंदर आ जाए, मनोहर भाई अपनी जान बचानी है तो भागो यहाँ से। ये क्या? अरे बाप रे बाप, मुझे तो भूतों से बड़ा डर लगता है। मैं तो चला यहाँ से। अगली सुबह इस घटना से पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। सभी गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई पता नहीं कहां से हमारे गांव में एक भूत आ गया है। उसने कल रात को सरपंच और जमींदार की खूब पिटाई की और उनके सारे पैसे भी लेकर चला गया। हाँ भाई हाँ, ये भूत तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। मेरी समझ में नहीं आता कि भूत उन पैसों का करेगा क्या। अरे तेल में पकोड़े बना के तलेगा बेवकूफ।
इस बात की चिंता करके कहीं वो भूत हमारे घर में ना आ जाए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो आर्या, मैं भी इसी बात से घबरा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम सब भी अपने अपने घर चले जाओ, उस भूत का कोई भरोसा नहीं है। हाँ। तीनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ कालिया सारे पैसों को एक खंडर में छुपा देता है। इतने सारे रुपए तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखे। इस तरह कुछ दिनों में मैं अमीर बन जाऊंगा। आज मैं उस मोटे बब्बन को अपना शिकार बनाऊंगा। सुना है दहेज में बहुत सारे पैसे और गहने मिले हैं उसे। रात होते ही कालिया बब्बन के घर में घुस जाता है। हाँ, मिल गई तिजोरी। अब जल्दी से इसे खोलकर सारे पैसे निकाल लेता हूँ। अरे खुल जा, खुल जा। खुल गई। कालिया पैसे थैले में भर ही रहा था कि तभी बब्बन उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है। भाई क्या कर रहा है हाँ? अरे हट। अरे तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और तू फिर भी मेरी तिजोरी से पैसे चुरा रहा है। अरे मैं तो गायब हूँ, तू मुझे कैसे देख रहा है? कालिया अपनी घड़ी को देखता है। अरे इसे क्या हो गया है? हाय, लगता है बैटरी खत्म हो गई। अच्छा, तो आज मैं तेरी बैटरी अच्छे से चार्ज कर देता हूँ। अरे भाग्यवान, जरा मेरा डंडा तो लाना। ये मोटा मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे भागो। कालिया भागकर घर के बाहर जाता है। बाहर सभी गांव वाले हाथ में डंडा लिए खड़े होते हैं। अच्छा, तो तू वो भूत है? मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं आपके और जमींदार जी के सारे पैसे लौटा दूंगा और आज ही हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। शिक्षा, बुराई ज्यादा दिन की मेहमान नहीं होती, एक दिन उसका अंत हो ही जाता है। मीरपुर नाम के शहर में तेजस अपनी पत्नी नीरू के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते थे। एक दिन तेजस गांव अपनी माँ के पास फोन करता है। हेलो, प्रणाम माँ। जीते रहो। माँ, तुम दादी बनने वाली हो? अरे वाह, ठीक है बेटा, मैं कल ही आती हूँ। जब माँ जी शहर पहुंची तो बेटे बहू ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। लीजिए माँ जी चाय। अरे गर्मा गर्म पकोड़े ले आओ माँ के लिए। नीरू रसोई में गई और 2 मिनट में ही पकोड़े ले आई। जी ये लीजिए। बहू जादू से बनाए हैं क्या? अभी तो रसोई में गई थी। यम्मी। माँ जी, शीला रसोई में पकोड़े तल रही है, मैं बस लेकर आई। हे भगवान, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। अब तो गंगा जल से शुद्धिकरण करना होगा। दूसरे दिन, माँ जी मैंने नाश्ता बना दिया है, ऑफिस जा रही हूँ। पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। शीला आती ही होगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वो सब कर लेगी। हमारे जमाने में घर का सारा काम हम ही करते थे। जी माँ जी, आप बहुत होशियार हैं, मैं घर ऑफिस दोनों नहीं संभाल पाती। तो जरूरत क्या है घर से बाहर जाकर चाकरी करने की? वैसे भी घर का काम खुद करने से घर में बरकत आती है, समझी? पर माँ जी। पर वर कुछ नहीं, इस महीने की पगार मिले फिर ऑफिस बंद है। हाँ। रात को नीरू तेजस से कहती है, सुनिए जी, माँ जी बोल रही थी कि मैं नौकरी छोड़ दूं। वैसे ठीक ही तो है, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। फिर भी आराम कहाँ, शीला को छुड़ाने के लिए बोल रही थी। तो अब 24 घंटे में इतना काम तो कर ही सकती हो। पर जॉब पसंद है मुझे, घर पर मन नहीं लगेगा। अगले दिन जब दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। माँ जी आजकल महंगाई बहुत है,
रहन सहन भी बदल गया है। दोनों नौकरी करते हैं तभी ठीक रहता है। अच्छा, तू कहना क्या चाहती है? मेरा बेटा तुझे बिठा के खिला नहीं सकता? तू ही इस घर का खर्च चला रही है, हैं? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब खूब समझती हूँ। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। हाँ। अब तो ये रोज का काम हो गया था। तेजस भी रोज की झिकझिक से परेशान हो गया था। एक दिन उसने कहा, नीरू, वैसे भी तुम्हें मैटरनिटी लीव मिलने वाली है, तो अभी से ही छुट्टी ले लो। पर क्या? मेरी सैलरी अच्छी खासी है। आखिर नीरू ने रिजाइन कर दिया। जब बच्चा हुआ तो घर में सब बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद तेजस फाइल देख रहा था। क्या हुआ तेजस, कुछ परेशान लग रहे हो? अब हाँ, वो हमारी जितनी सेविंग्स थी वो तो हॉस्पिटल में और छठी के फंक्शन में खत्म हो गई है नीरू। और अभी वैसे मंदी चल रही है तो मैं बोल रही थी कल मुन्ना को हेपेटाइटिस का टीका लगवाना है। नीरू, क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब तेजस को समझ में आ रहा था कि उससे गलती हुई है। पैसों की कमी का असर घर के माहौल पर भी पड़ रहा था। अगले दिन, बेटा मेरा चश्मा और ये दवाइयाँ ले आना, पर्चा देते हुए माँ जी ने कहा। जी। तेजस, मुन्ना के लिए दूध का डिब्बा और डायपर भी ले आना, और ये किराने के सामान की लिस्ट है, इसे भी लाना है। तेजस गुस्से में लिस्ट मरोड़कर फेंकता है और चिल्लाता है, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ये ले आना, वो ले आना। अरे पर ये जरूरत का सामान ही है। वो गुस्से में बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। अरे लंच तो ले जाइए। नीरू दौड़कर डिब्बा पकड़ाती है। एक दिन खाना खाने के बाद, नीरू, अब तो मुन्ना कुछ बड़ा हो गया, तो अब तुम वापस ज्वाइन कर लो ना जॉब। पर इस रिसेशन में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। ट्राई तो करो। फिर मुन्ना? माँ जी है ना, और एक फुल टाइम मेड भी लगा लेंगे। पर माँ जी, उन्हें तो पसंद नहीं। तभी माँ जी वहाँ आ जाती है और प्यार से नीरू के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, अब मेरी समझ में आ गया बहू, पहले के और अब के समय में अंतर है। तुम काम शुरू करो, मुन्ना की जिम्मेदारी मेरी। मेरी प्यारी माँ जी। ये कहकर नीरू उनके गले लग गई। शिक्षा, परिवर्तन संसार का नियम है, हमें भी समय के साथ चलना चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। सृष्टि बचपन से ही दिखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन अमीर बाप की बेटी सृष्टि पर उसकी माँ जान छिड़कती। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, भगवान सबको सृष्टि जैसी बेटी दे। सृष्टि धीरे धीरे बड़ी होती है। एक दिन सृष्टि की सहेली कहती है, तू दिखने में कितनी अजीब सी है, लेकिन मैं जानती हूँ हम सब में सबसे अच्छी शादी तो तेरी ही होगी। तेरे पापा अमीर जो हैं। और बता नहीं सकते यार, दहेज तो हर कोई देता है, ये क्या ज्यादा ले जाएगी अपने पति के लिए? अरे बड़े शहर में कोठी है इसके पापा की। अरे पापा की है ना, कौन सी इसकी है? इसकी होती तब तो कोई भी लड़का इससे शादी कर लेता। अरे पापा की मतलब पापा की है तो मेरी ही है ना? किसने कहा? अब तेरी तो तब होगी ना जब तेरा भाई ना हो। वैसे भी शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम होती है। सृष्टि समझ जाती है कि उसे किसी भी हालत में माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना है, लेकिन कैसे? एक दिन सृष्टि का भाई शीनू कहता है,
बहन, क्या कर रही है? तुझसे एक बात करनी है। अरे हाँ हाँ करना, मैं तो तेरी बहन हूँ। बहन, मेरी लाइफ में ना एक लड़की है, बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ माँ और पापा से बात करूँ शादी के लिए। सृष्टि को समझ में आ जाता है कि भाई की शादी होते ही भाभी उसे एक दिन भी घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या बात है भाई, बताना कौन है वो? यार, वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, मेरे साथ जॉब भी करती है। बस एक प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है भाई? यार, वो शादीशुदा है, लेकिन उसके पति ने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके माँ बाप दहेज नहीं दे पाए। सृष्टि ये सुनकर न जाने क्यों खुश हो जाती है। अरे भाई, तो क्या हुआ, लड़की तुझे तो पसंद है ना? शीनू को लगता है कि बहन उसे समझ रही है। वो इस बात से अनजान होता है कि उसकी बहन की मंशा पूरा घर हड़पने की है। सृष्टि अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मुझे तो बहुत चिंता है। पता है शीनू क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? वो तो काम पर जाता है और वापस घर आता है। नहीं ना माँ, वो यही तो नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहा है। आपको पता है, उससे प्यार है, और वो भी एक शादीशुदा लड़की से। ये क्या हो गया? मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे तेरे पापा तो यही कहेंगे कि मैंने ही उसे बिगाड़ दिया है। माँ देखो, मेरी बात मानो, पापा पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताओ, पापा इतनी देर घर के बाहर रहते हैं क्यों, बोलो? अरे बेटा, वो तो नौकरी करते हैं ना। तू बहुत भोली है माँ। पापा का ऑफिस तो 7 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन देखो कितनी देर से आते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। सृष्टि माँ को एक औरत से बात करते पिता की फोटो दिखाती है। देखो माँ, कैसे हैं पापा? मैं ना कहती थी कि पापा सही नहीं है। मैं तेरे पापा से बात करूंगी, दे फोटो मुझे। ओ माँ, वो तो डिलीट हो गई। लेकिन चल, तूने तो देख लिया ना, पापा से बाद में बात कर लेना। और हाँ, मेरा नाम बिल्कुल मत लेना, हाँ माँ? अब क्या था, सृष्टि के माँ और पिता के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। सृष्टि के मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। एक दिन, माँ, सृष्टि के लिए एक लड़का देखा है, वो लोग शाम को उसे देखने आने वाले हैं। और हाँ माँ, एक खुशखबरी, मैं और पापा मिलकर एक नया बिजनेस ट्राई कर रहे हैं। शाम को लड़का आता है, सांवले रंग का। सृष्टि को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लड़की की माँ कहती है, लड़की का चेहरा तो कोई खास नहीं, लेकिन अगर मेरे बेटे को आप लोग सेटल कर दें तो मैं उसकी शादी आपकी बेटी से करवा दूं। सृष्टि को लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे भाई पर गुस्सा आ जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद कहती है, माँ देखा, शीनू मेरे लिए कैसा लड़का लेकर आया, न दिखाने लायक न सुनने लायक, सेटल भी नहीं, वो भी हम करे। अरे माँ, मैं जानती हूँ ये मेरी शादी किसी भी घर में क्यों करवाना चाहता है। अरे कैसी बात कर रही है बहन? तूने तो देखा ना, लड़के को मैंने ही मना कर दिया तुझसे शादी के लिए। जिसने लड़का बताया था उसने उसकी बहुत तारीफ की थी। बात आई गई हो जाती है, लेकिन सृष्टि का मन शांत नहीं होता। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी शादी हो गई तो ये लोग पूरी प्रॉपर्टी शीनू के नाम कर देंगे, मेरे हाथ तो कुछ लगेगा ही नहीं। तभी सृष्टि को आइडिया आता है। वो किसी वकील को फोन करती है। जी देखिए, अगर आपके मम्मी पापा का तलाक हो जाता है तो आपके पिता की आधी प्रॉपर्टी आपकी माँ के नाम हो जाएगी, फिर उसे वो किसी को भी दे सकती है। सृष्टि अब माँ को बेटे के खिलाफ भरती है। माँ, शीनू पर नजर रखा करो, वो जिस लड़की के प्यार में है ना, वो शादीशुदा है। यहाँ आएगी, सारा पैसा, रुपया, जमीन, जायदाद सब हड़प लेगी। पापा का भी हाल तुमसे छुपा नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं और आप एक दिन सड़क पर भीख मांगे। हे भगवान, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी अगर ऐसा हो गया तो। ऐसा हो गया नहीं माँ, ऐसा ही होगा। अभी समय है, आगे का सोच लो।
मैं तो कहती हूँ पापा से आधी प्रॉपर्टी लेकर अलग हो जाओ। पापा की आधी प्रॉपर्टी भी हम लोगों को अगर मिल जाती है ना, तो अगले 7 जन्म सफल समझो। बेचारी माँ बेटी के कहने पर पति से तलाक लेकर अलग हो जाती है। सृष्टि अब पैसों से गाड़ी और अपने दूसरे महंगे शौक पूरे करने लगी। उसके दोस्त भी उसके पैसे इस्तेमाल करते। सृष्टि, कल तुम कहाँ थी? मैं सारा दिन घर पर अकेली थी। तो मैं क्या करूं? मैंने ठेका तो नहीं लिया है ना तुम्हें संभालने का। माँ को सृष्टि से ये उम्मीद नहीं थी। वो बैठकर रोने लगती है। वहीं उसका पति यानी कि सृष्टि के पिता आ जाते हैं। मैं जानता था कि तुम्हारा यही हाल होगा, तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं रोकता तो तुम रुकती क्या? सृष्टि के कहने पर तुमने मुझ पर अपने बेटे पर शक किया, लेकिन तुम ये भूल गई कि कैसे हम दोनों ने मिलकर जीवन में इतना सब खड़ा किया। माँ पति के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गवा दिया। कोई बात नहीं, तुम साथ हो तो मैं ऐसी 7 प्रॉपर्टी खड़ी कर दूंगा। तभी वहां सृष्टि आ जाती है रोते हुए। माँ, मयंक ने मुझे छोड़ दिया। वो बोल रहा था जब तक मेरे पास पैसे थे तब तक ही वो मेरे साथ था। पापा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। माँ सिर्फ देना जानती है। मम्मी, आपका ये कुकिंग वाला शौक हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। घर में सब कुक के हाथ का बना खाना खाते हैं, फिर भी आप अलग से खाना फेंकने के लिए क्यों बनाती हो? पता भी है कि इस तरह कितना पैसा खर्च होता है। अरे पर बहू, मैं तो सब रोहित के पसंद का खाना बनाती हूँ। मम्मी, वो सब मुझे बचपन में पसंद था। अब इतना तेल खिलाकर बीमार करोगी क्या? वैसे भी मैं पूरा समय कभी क्लाइंट तो कभी बॉस के साथ मीटिंग में रहता हूँ, इसलिए आप अपनी बर्बादी को मेरा नाम तो मत ही दीजिएगा। ये है पिंकी की सास निर्मला, जिन्हें सबको अपने हाथ का खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राहुल और पिंकी को ये पसंद नहीं है। इसी के चलते वो निर्मला को खाना बनाने के लिए 10 बातें सुनाकर वहां से चले जाते हैं। मेरे मन में तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए प्यार है, पर शायद अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। मुझे गांव वापस चले जाना चाहिए। जहां एक तरफ निर्मला दोबारा गांव जाने के बारे में सोच रही होती है, वहीं उसका पोता परम अपनी दादी के शौक को प्रोफेशन में बदलने का आइडिया सोच रहा होता है। अगली सुबह निर्मला गांव वापस जाने के लिए कपड़े पैक कर ही रही होती है कि परम फोन लेकर दादी के पास पहुंचता है। दादी, आप कहीं नहीं जाओगी? अरे नहीं बेटा, मेरा गांव चले जाना ही ठीक रहेगा। इससे तुम्हारे मम्मी पापा की सारी दिक्कतें भी खत्म हो जाएगी। दादी, वो तो ना आपके आने से पहले कम थी और ना ही आपके जाने से खत्म होगी। उन्हें हमेशा पैसों की टेंशन में ही रहना है। मेरे पास आपको यहाँ रोकने का आइडिया है। आइडिया? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। इस पर परम अपनी दादी को YouTube खोलकर उसके बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सुन दादी कंफ्यूज हो जाती है। अरे बच्चे, तूने इस बुढ़िया के बारे में इतना सोचा, वही बहुत बड़ी बात है। देख, मुझे ये सब समझ में नहीं आता, तू मुझे जाने दे बेटा। अरे दादी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, मैं हूं ना हेल्प के लिए। आप बस खाना बनाओ, और पता है YouTube की मदद से आप अपनी स्पेशल रेसिपी लोगों को सिखा भी सकती हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? मतलब बस घर बैठे मैं दूसरे लोगों को सिखा दूंगी? सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को सिखा सकती हो, और उसके लिए आपको सिखाने के पैसे भी मिलेंगे दादी। इस पर बहुत देर तक दादी को YouTube के बारे में समझाकर आखिर में परम उन्हें कन्विंस कर ही लेता है, जिसके बाद वो गांव जाने का प्लान कैंसिल कर YouTube चैनल शुरू कर देती हैं। हमने ये शुरू तो कर दिया, पर इससे कहीं रोहित और पिंकी को दिक्कत ना हो बेटा। दादी, वो आपके बारे में नहीं सोचते तो आप क्यों उनके बारे में इतना सोच रही हो?
इसके बाद दादी पोता मिलकर खाने की वीडियो और साथ ही उनके ट्यूटोरियल की वीडियो बनाकर उन्हें यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने लगते हैं। सब खुशी से चल रहा होता है कि कुछ हफ्तों में ही पिंकी को इसकी खबर हो जाती है। हमारी पीठ पीछे घर में ये सब क्या चल रहा है? अरे मम्मी, आपको तो अपना टाइम पास करना है, पर उसमें मेरे बेटे का फ्यूचर क्यों खराब कर रही हो? पढ़ाई के टाइम आपके साथ किचन में लगा रहेगा तो फेल ही हो जाएगा ना। वैसे इस YouTube वाले के शौक के लिए आप जो फैंसी डिशेस बना रही हो, उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मम्मी, आपको हमेशा पैसों की चिंता ही क्यों लगी रहती है? और रही बात मेरी पढ़ाई की, तो आपसे ज्यादा दादी को उसकी चिंता है, इसीलिए मेरी पढ़ाई के बाद ही वो ये काम करती है। परम, अपनी मम्मी से बात करने का ये कौन सा तरीका है? और मम्मी ने पैसों के बारे में कुछ गलत तो नहीं पूछा? जब घर में हम दोनों कमाते हैं तो ये पूछने का अधिकार तो है कि पैसे कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। मम्मी का ये जानना जरूरी बनता है। पापा, आप अपनी मम्मी से कैसे बात करते हो, ये तो मैं देख ही रहा हूँ। तो आपके मुंह से ये बातें तो अच्छी नहीं लगती। और रही बात पैसों की, तो आप दोनों हर समय मुझसे दूर रहने के कंपेंसेशन में जो पॉकेट मनी देते हो ना, हम उसी से ये सब कर रहे हैं। इस पर परम अपनी दादी को लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद पिंकी और रोहित यूट्यूब चैनल बंद करवाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन परम ऐसा होने नहीं देता। इसी तरह महीने बीत जाते हैं, पर चैनल का कुछ खास ग्रोथ ना देखकर निर्मला निराश हो जाती है। हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी आज तक मैं तेरा 1 रुपया भी वापस नहीं कर पाई। अब तो रोहित ने तुझे पैसे देने भी बंद कर दिए और तेरी सारी सेविंग्स भी खत्म होने को आई है। बेटा, मुझे लगता है कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। दादी, यूट्यूब चलने में मेहनत के साथ ढेर सारा सब्र भी लगता है। देखना, कुछ महीनों में सब सिर्फ आपको ही देखेंगे, और अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो बंद कर देंगे। परम की बात से दादी मान जाती हैं और वो अपना काम जारी रखते हैं। अगले ही महीने पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग जाता है, जिसमें सब घर में तो बंद हो जाते हैं, लेकिन साथ ही पिंकी की जॉब चली जाती है और रोहित के ऑफिस में भी ज्यादा अच्छे हाल नहीं होते। लेकिन वहीं लॉकडाउन के असर में निर्मला के सब्सक्राइबर्स और व्यूज बढ़ने लगते हैं। देखा दादी, मैंने कहा था ना, एक दिन सब आपको ही देखेंगे। अब तो आप बस रोज एक वीडियो अपलोड करो और जादू देखो। इसी के साथ लॉकडाउन के कुछ ही महीनों में निर्मला खाने वाली दादी के नाम से सारे सोशल मीडिया पर फेमस हो जाती है, जिस वजह से अब उन्हें यूट्यूब के पैसों के साथ पेड एडवर्टीजमेंट और पेड प्रमोशन भी मिलने लगते हैं। उन्हीं पैसों की मदद से निर्मला अब बेटे बहू की नौकरी ना होने पर घर का खर्चा भी चलाने लगती हैं, जिसे देख रोहित और पिंकी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब मिलकर निर्मला को सपोर्ट करने लगते हैं। मंदिर की आत्मा। गांव बापस्ती की पहाड़ी पर एक मंदिर था, जो कई वजहों से प्रसिद्ध था। बापस्ती के परिवारों में आपसी सौहार्द बना हुआ था। इसकी वजह उस मंदिर को ही बताया जाता है। अरे ओ विमला, ये इस मंदिर की कहानी क्या है रे? अरे ये मंदिर इस गांव के लिए बहुत ही शुभ है। अरे शुभ तो है, तो फिर भी लोग इस मंदिर से दूर क्यों रहते हैं? ये इतना वीरान क्यों रहता है? अरे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मंदिर में आत्माओं का राज है, जो लोगों की मदद करते हैं, लेकिन मंदिर से सभी को दूर भी रखते हैं। अरे ये कैसी आत्माएं हैं जो लोगों की मदद भी करते हैं और लोगों को मंदिर से दूर भी रखते हैं? अरे यही चलता आया है यहाँ पर, इसीलिए कोई कुछ बोलता नहीं, क्योंकि जिसके घर में कोई भी परेशानी होती है तो बताते हैं कि इस मंदिर से उन्हें मदद मिलती है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। तभी इस गांव में इतनी खुशहाली दिखती है। तभी बाहर किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि गांव के एक बुजुर्ग रो रहे हैं, क्योंकि शहर से उन्हें कोई बुरी खबर मिली है। अरे क्या हुआ चच्चा, रो क्यों रहे हो आप? हाँ चाचा, बताओ ना, हुआ क्या? अरे क्या बताऊं बेटे,
मेरा बेटा शहर गया हुआ था कमाने, लेकिन आज खबर मिली है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। वो अस्पताल में भर्ती है। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है चाचा? जाओ शहर और बेटे का इलाज करवाओ। हाँ चाचा, विमला सही कह रही है। आप शहर जाओ और इलाज करवाओ। और कैसे इलाज करवाऊं? अभी पैसे नहीं है और शहर के अस्पतालों में इलाज का खर्चा लाखों में आता है। अरे चाचा, भगवान पर भरोसा रखो, कहीं ना कहीं से मदद जरूर मिल जाएगी। बस आज का दिन कैसे भी काट लो। अरे अब तो बेटा थोड़ा समय काटना भी मुश्किल होता जा रहा है। देख कमला, तू ही समझा चाचा को। अरे पैसों का कहीं ना कहीं से इंतजाम तो जरूर हो जाएगा। अरे चचा, जब विमला कह रही है तो थोड़ा उस पर भी भरोसा रखो। चलो आपको घर छोड़कर आ जाती हूँ। उसके बाद कमला उन बुजुर्ग को लेकर चली जाती है और विमला मंदिर की ओर चली जाती है। विमला मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दूर से नजर आती है। उसके बाद वो आंखों से ओझल हो जाती है। उसी रात उस बुजुर्ग के घर के बाहर एक थैला रखा हुआ मिला। बुजुर्ग उस थैले को देखते ही चौंक पड़ा, क्योंकि उसमें 5 लाख रुपए रखे हुए थे। वो बुजुर्ग सुबह दौड़ा दौड़ा गांव के दूसरे बुजुर्गों के पास गया। और मंगल भाई सुनो, मेरे घर के बाहर ये पैसों से भरा बैग रखा हुआ मिला है। अरे किसका है ये भाई? अरे भैया, मुझे क्या पता। तभी उधर से कमला और विमला निकलती हैं। अरे बेटा सुन तो, देख ये क्या रखा हुआ था मेरे घर के सामने। कमला और विमला हैरानी से देखती हैं। अरे वाह, देख विमला, तूने कहा था ना कि कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। अरे भगवान सबकी मदद करते हैं। ये पैसों की मदद भी भगवान ने ही भेजी है। और क्या। अब चचा सोच क्या रहे हो? शहर जाओ और बेटे का इलाज करवाओ। ठीक है बेटियों, जो तुम कहो। चलो निकलता हूँ शहर बेटे का इलाज करवाने के लिए। अरे विमला, एक बात तो बता, ये इन्हें मिले तो कैसे मिले पैसे? अरे मैं ना कहती थी कि ये मंदिर सबकी मुसीबतों में मदद भेजता है। अरे वाकई बड़ी पुण्य आत्मा है मंदिर में। सो तो है, लेकिन उनके बारे में लोगों को कम ही पता है। अच्छा, और तुम्हें क्या पता है? अ, जितना पता था वो तो बता दिया। ना रे ना, मैं नहीं मानती। तू कुछ तो छिपा रही है। अरे कुछ ना छिपा रही, जो पता था वो बता दिया। मंदिर से लोगों को मदद मिलती है, बस इतना ही पता है। ठीक है बाबा, अब नहीं पूछूंगी। इसके बाद उसी रात कमला चुपचाप अपने कमरे से निकलती है और मंदिर की ओर चल पड़ती है। कमला धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे पर पहुंचती है। अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। इसके बाद जो वो देखती है वो हैरान रह जाती है। कमला इसके बाद तेजी से वापस लौट आती है। दूसरे दिन सुबह सुबह। अरे विमला, तू तो छिपी रुस्तम निकली। हैं? ऐसा क्या छिपा लिया मैंने? अरे तूने तो भनक ही नहीं लगने दी और चाचा की मदद भी कर दी। हैं? ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? मैंने कोई मदद नहीं की। अरे सब पता है मुझे। कल रात मैं गई थी मंदिर। तो क्या देखा? अरे तुम्हारा पति और कुछ लोग वहां दिखे। बोरियों में नोट भरे हुए थे और सभी नोट गिनने में लगे हुए थे। तो तुम्हें क्या लगा? वो क्या कर रहे थे? अरे मैं समझ गई कि वो लोग कहीं से डकैती कर पैसे लेकर यहाँ मंदिर के पीछे छिपाते हैं। अब जब तुम जान ही गई हो तो बता देती हूँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। मेरे पति डकैती नहीं डालते हैं, बस उन लोगों से पैसे छीनते हैं जिन्होंने गलत तरीके से पैसे बनाए हैं। और फिर लोगों की मदद करते हैं। यही है वो पुण्य आत्माएं जो लोगों को मदद पहुंचाती है। अब समझी? हाँ, अब समझी उन पुण्य आत्माओं का चक्कर। सही है। करते रहो मदद, लेकिन सावधानी से।
मेरी तरह कोई और ना पहुंच जाए। माना लड़का लड़की एक समान होते हैं, लेकिन लड़की को लड़के की तरह पालना पोसना कितना सही है? देखिए जरा। हमारी लड़की तो वो हर काम कर लेती है जो लड़के करते हैं। अच्छा है, अब तंबाकू लेने खुद नहीं जाना पड़ेगा, बहू ही ले आएगी। कैसी बात कर रहे हैं पापा? उन लोगों के कहने का मतलब है कि पढ़ाई लिखाई सब लड़कों के बराबर की है। क्यों आंटी जी? हाँ हाँ बेटा, वही कह रही हैं ये। अरे चुप रहिए, क्या हाँ हाँ कर रहे हैं, साफ बात करिए ना। बेटी पर फक्र होने वाली बात को चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहिए। ऐसा क्या कर दिया आपकी बेटी ने? हमें भी तो बता दो जरा। तभी वहां डॉली आ जाती है। कुछ कुछ होता है कि अंजलि थी ना, बिल्कुल उसके जैसी ही दिख रही है। हाथ में फुटबॉल, सर पर बैंड। ओह माय गॉड, आज फिर? तो तुम हो लड़की जो मुझे देखने आए हो। सुनो, मैं बाइक 200 की स्पीड से चलाती हूँ। और हाँ, मैं लेट नाइट पार्टी की शौकीन हूँ। कोई प्रॉब्लम? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? नाइट पार्टी तुम करती हो, 200 की स्पीड से तुम बाइक चलाती हो, तो प्रॉब्लम में तो तुम फंसोगी ना। गुड, लड़का ओके है पापा, फाइनल कर दो। सारंग और उसकी फैमिली देखती ही रह जाती है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपनी बेटी को लड़के जैसा नहीं बल्कि लड़का ही बना दिया है। अरे तो अच्छा ही है ना, घर के काम के लिए तो फिर भी नौकरानी रख लेंगे। बहू मर्द जैसी होगी तो किसी बात की समस्या नहीं, पति का सहारा बनेगी। भाई हमें तो रिश्ता मंजूर है। और ऐसे हो जाती है डॉली की शादी सारंग से। लेकिन शादी के बाद मर्दानी डॉली के शौक लाजवाब होते हैं। अरे बहू, ये घर का सोफा सेट और गमले फूलदान सब कहाँ गया? माँ जी, वो सारे तो मैंने OLX में बेच दिए। यहाँ मैं अपना जिम लगाऊंगी। और हाँ माँ जी, जरा खाने में ना प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखना। शादी के माहौल में डाइट एकदम खराब हो रखी है। अरे डॉली, घर को घर की तरह रहने दो। जिम का शौक है तो बाहर जाओ ना, घर को क्यों बर्बाद कर रही हो? बर्बाद? अरे कोरोना में हाल बुरा है, बाहर जाऊं घर ले आऊं वायरस। भाई मेरा तो ठीक है, माँ बाप तुम्हारे हैं, एक तो बुजुर्ग, ऊपर से डायबिटीज के मरीज, बाकी जैसा तुम बोलो। अरे नहीं नहीं, ठीक है बेटा, सामान की बर्बादी ही बहुत है, जान की बर्बादी नहीं कर सकते। अरे करोगी क्या बॉडी बनाकर? क्या बात कर रहे हो? लड़की को सेल्फ डिफेंस की जरूरत पड़ती है, कल को किसी ने छेड़ दिया तो? अरे मरना है क्या किसी को तुम्हें छेड़कर? वैसे भी कोई लड़की वाली बात तो है नहीं तुम में। जाओ जरा चाय बनाकर लाओ, देखे किचन में क्या आता है तुम्हें। अरे रहने दो ना माँ, क्यों बेचारी को परेशान कर रही हो? शादी के वक्त तो बड़ा बोल रही थी कि नौकरानी रख लेंगे। अरे कोई बात नहीं, लाती हूँ मैं चाय बनाकर। चलिए बोलिए, कौन कौन पिएगा? अब शाम का वक्त है, जाहिर है सारे ही पियेंगे। चलो मैं भी मदद करता हूँ। बस करो यार, अभी आई मैं। डॉली किचन में जाती है और चाय के साथ पकोड़े बनाकर भी ले आती है। अरे वाह, विश्वास नहीं होता कि जोमेटो की डिलीवरी किचन तक होती है। कहाँ से लाई हो बहू? एक तो वो बनाकर लाई है, फिर मजाक। वैसे डॉली, ये पकोड़े बनाने आते हैं तुम्हें? ये तो पता नहीं था मुझे। सिर्फ बनाने ही नहीं, सबसे अच्छे पकोड़े। भाई ऐसे पकोड़े तो मैंने अब तक ना खाए थे। वो खाना बनाने का शौक है मुझे। क्या बात कर रही हो, कब सीखा? वो जब मेरी जॉब बैंगलोर में लगी थी ना, तो मैं अकेली रह रही थी, तभी सीख लिया। वैसे शाम को किस देश का खाना खाना है बता देना, मैं वक्त से बना दूंगी। डॉली बाहर निकलती है और बाइक चलाकर तेजी से निकल जाती है कि तभी पड़ोसन आ जाती है। अरे सारंग की माँ, क्या बहू लाई हो, न शर्माना न घूंघट। अरे बाइक पर तो ऐसे जाती है जैसे धूम फिल्म का हीरो हो। अरे आंटी आइए ना, कैसी हैं आप? अरे कमला बहन,
वही मैं सोचूं, घर में नई बहू आई और तू तीली लगाने नहीं आई। तीली? अरे तीली कैसे सारंग की माँ? अरे बहू तो घर पर अच्छी लगती है, वो भी घूंघट में। सास बैठी रहे और वो खाना खिलाए। अरे बहन जी, वैसे आपकी बहू के बारे में भी बहुत चर्चा है। सुना है घूंघट के अंदर से ही गालियां निकालती है। अरे ऐसा घूंघट भी किस काम का? और नहीं तो क्या, बहू आंखों की शर्म लेकर आए तो अच्छा लगता है। आंटी, हमें डॉली जैसी है वैसी ही पसंद है। आपको पता है, कल ही उसे कंपनी में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिला है। मतलब काम भी करती है क्या वो? नौकरी करवा रहे हो? ऐसी भी क्या पैसों की कमी भाई? पढ़ी लिखी लड़की काम करना चाहती है तो क्यों ना करे? हम लोगों को क्यों ऐतराज होने लगा? माता पिता पढ़ाते लिखाते हैं नौकरी करने के लिए ना कि घर के बर्तन झाड़ू के लिए कि मैं उसे घर बिठा लूं। पड़ोसन समझ जाती है कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी। शाम को डॉली घर आती है तो उसके साथ एक लड़की होती है। अरे डॉली, कौन है ये बेटा और इसे इतनी चोट क्यों लगी है? मेरी ऑफिस में है माँ, 2 दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी तो मैं ही इसके घर चली गई लौटते लौटते। लेकिन हाँ, लेकिन क्या बेटा? आंटी जी, मेरी शादी के बाद से ही सास ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था। हाँ तो घर छोड़ देती, मायके चली जाती। अरे पति से शिकायत करती, सास को समझाती। मार खाकर रोना तो सल्यूशन नहीं है ना। गई थी पापा के पास, लेकिन माँ ने बोला लड़कियों को मायके आने का हक नहीं है, आना है तो कुछ दिनों के लिए आओ। फिर क्या करती, उसी को नसीब समझ लिया। यही तो माँ बाप गलती करते हैं, लड़कियों को ऐसे पालते हैं जैसे राजकुमारी। अरे जरूरी तो नहीं कि हर लड़की को राजकुमारी ही बनना हो, क्यों सासू माँ? हाँ बेटा, लेकिन लड़कियों की इस हालत के पीछे सिर्फ माता पिता की सोच ही नहीं, बल्कि ससुराल वाले भी जिम्मेदार होते हैं। उन्हें अपने आप को बदलना होगा। वैसे बहू तो इस मामले में लकी है जो तुझे ऐसा ससुराल मिला। हाँ, ये तो है। कम से कम आप लोगों को ये तो पता है कि लड़कियां या बहू सिर्फ घर के काम के लिए घर नहीं लाई जाती है, उनकी अपनी भी एक जिंदगी होती है। मैं समझ गई कि मुझे अब क्या करना है। शुक्रिया। बेटी बनी बहू, ये कहानी उस डरी हुई लड़की की है जिसकी शादी 3 महीने में तय हो चुकी है। अरे क्या रमा, क्यों उठ गई बेटा इतनी जल्दी? थोड़ी देर और आराम कर लेती ना। नहीं माँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताओ, चाय के साथ नाश्ते में क्या लोगी? अरे कैसी बात कर रही है रमा, कल तक तो तू ऑर्डर दिया करती थी कि ये खाना है वो खाना है, आज तू हमें पूछ रही है, क्यों बेटा? माँ अब ऐसे ही बोलिए ना, क्या खाएंगी? बेसन की रोटी बना दूं दही के रायते के साथ? माँ कुछ सोचती है फिर कहती है, अच्छा सुन, ये बता, रोहन का फोन आता है? शादी होने वाली है तेरी उससे, बात करती रहा कर। हाँ माँ, बात होती रहती है, मॉर्निंग में मैसेजेस भी डालती हूँ। अच्छा माँ, नाश्ता बना कर आती हूँ। ये बदलाव रमा में अचानक आए थे। कहाँ तो वो देर से उठती, बिस्तर पर ही नाश्ता खाना और आराम से नहाना। माँ ने बचपन से ही किसी राजकुमारी की तरह रखा। पढ़ने में होशियार और काफी सोचने वाली लड़की थी रमा। क्या बात है, आज तो नाश्ता बिल्कुल अलग बना है। ये कॉम्बिनेशन अपने घर में तो मैंने नहीं खाया। पापा, वो रोहन की मम्मी सोमवार को यही खाती है, इसलिए मैंने बनाया सीखने के लिए। ठीक नहीं लगा तो कुछ और बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हमारी समधन जो खाएगी हम भी साथ बैठकर वही खा लेंगे। वैसे इट्स वेरी हेल्दी। हाँ रमा, गुड, वेरी गुड। पापा के मुंह से तारीफ सुनकर रमा खुश हो जाती है। वो रोहन को फोन करती है। पता है, पापा ने मेरे हाथ के नाश्ते की तारीफ की, बोल रहे थे इट्स वेरी टेस्टी रमा। गुड गुड, सही है। अच्छा देखो, कल मम्मी पापा कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल का खाते हैं, जैसे पालक पनीर या फिर मिक्स सलाद के साथ ब्राउन ब्रेड। तुम बना लेना कल, और हाँ पिक्स शेयर करना, मैं माँ को दिखा दूंगा। ठीक है, भेज दूंगी। अगले दिन रमा फिर कुछ नया बनाकर रोहन को फोटो भेजती है। अपनी माँ को दिखा देना, ये मैंने बनाया है। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है।
ये क्या बेटा, ये हाथ कैसे चल गया तुम्हारा? अरे कुछ नहीं माँ, वो तो बस ऐसे ही। आप बताओ ना क्या चाहिए। अरे कुछ नहीं बेटा, ला मैं हाथ में दवा लगा देती हूँ। माँ हाथ में दवा लगा रही थी कि पता नहीं रमा क्या सोच रही थी, थोड़ी परेशान सी थी। क्या हुआ रमा, क्यों परेशान लग रही हो? रोहन से कोई बात हुई है क्या? नहीं माँ, आज जो बनाया उसकी फोटो मांगी थी रोहन ने, दे तो दी लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। माँ कुछ सोचती है, फिर रमा के फोन से उसके जले हुए हाथ की फोटो खींचकर भी रोहन को भेज देती है। अरे माँ ये क्या कर रही हो? वो सोचेगा कि मुझे काम करना आता ही नहीं। हाँ तो सोचने देना, पढ़ाई में नहीं मिल पाता था वक्त, जितना सीखा है काफी है। वक्त के साथ ही खाना बनाना, घर संभालना सब कुछ आ जाता है। थोड़ी देर में रमा के फोन का मैसेज बजता है। रमा के पास रोहन का फोन आ जाता है। माँ को ये खाना देखने में ही अच्छा नहीं लगा, बोल रही थी कि तुम्हें बोल दूं कि अच्छे से बनाना सीखे, ना हो तो कोई क्लास ज्वाइन कर ले, मैं पैसे दे दूंगा। और हाँ प्लीज यार, ऐसी डरावनी जलने कटने खून खराबे वाली फोटो मत भेजा करो। जल गई क्या? तुम्हें खाना नहीं बनाना आता क्या? मुझे ब्लेम मत करो। मैंने ब्लेम करने के लिए नहीं, बस अपनी सीरियस एफर्ट दिखाने के लिए ये फोटो भेजी थी। वैसे भी मैंने नहीं, मॉम ने भेजी थी, पता नहीं क्यों। ओ यार, तुम्हारी मॉम क्यों इतना इंटरफियर कर रही है? वैसे अभी ये हाल है तो बाद में तो वो हमारे घर में ही ताक जाग करती रहेंगी। उनसे कहो कि मैं तुम्हें उस घर के लिए तैयार कर रहा हूँ जहाँ अब तुम्हें पूरी जिंदगी रहना है। रमा को रोहन की बात ठीक नहीं लगती, वो फोन रख देती है, लेकिन सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो ये बात माँ को बताए कि नहीं। अब हर वक्त या तो वो रोहन का बताया खाना बना रही होती है या उसके कहने पर उसकी पसंद की टीवी शोज, वेब सीरीज या फिर किताब पढ़ रही होती है। क्या बात है रमा, आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत परेशान सी रहने लगी हो। कोई बात हो तो बता दो बेटा। नहीं माँ, वो रोहन ने कहा था कि उसकी पसंद मुझे पता होनी चाहिए, जिससे कल को हम साथ हो तो हम लोग मिलकर अच्छे से बात कर पाए। उसने कुछ वेब सीरीज देखने को कहा था, लेकिन क्या कहूँ माँ, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रही वेब सीरीज। अरे तो बोल देना रोहन को नहीं देखनी, या फिर एक काम कर, तू उसे अपनी पसंद का सिर्फ एक गाना सुनने को बोल। ला मैं मैसेज कर देती हूँ। ना माँ, आप तो रहने दो। पिछली बार भी जब मैंने उसे बोला कि आपने मैसेज किया है तो वो गुस्सा हो गए थे। अच्छा क्या बोल रहा था? यही कि माँ क्यों इंटरफेयर कर रही है, मैं तुम्हें उस घर के लिए तैयार कर रहा हूँ जहाँ तुम्हें पूरी जिंदगी रहना है। माँ अब समझ जाती है कि रोहन उसकी रीमा के लिए ठीक नहीं है। रहने दे रीमा, ये रोहन मुझे ठीक नहीं लगता। तू बोल तो मैं कोई और रिश्ता देखूं। अरे नहीं माँ, मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में ये बात हो गई है, नाते रिश्तेदार आस पड़ोस सभी। हाँ ठीक है बेटा, चल कुछ दिन और देख ले, लेकिन ये मत सोचना कि यहाँ शादी नहीं हुई तो कुछ बुरा हो जाएगा। ये देखना कि इससे शादी हुई तो भविष्य कैसा रहेगा, समझी? प्यार, विश्वास और इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। रीमा माँ की बात पर हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले रोज रोहन का फोन रीमा के पास आता है। मैंने तुम्हें एक स्किन डॉक्टर का फोन नंबर दिया है। माँ बोल रही थी कि तुम सांवली हो और दिखने में भी नैन नक्श थोड़े। एक काम करो ना, तुम इनसे अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा लो, होप कि थोड़ी देखने लायक हो जाओ। आज तक रीमा से किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। वो ये बात सुनकर सीधे शीशे के सामने खड़ी हो जाती है।